लगता ये है कि कर्जा मतलब एक बार बस मिल जाना चाहिए, किसी भी रेट पे मिले, किसी भी शर्त पे मिले, कहीं भी दस्तखत कराएं। और सब जो है बैंक्स जो करते हैं, प्राइवेट बैंक्स करते हैं, वो इतने पतले अक्षरों में अंग्रेजी में लिखे रहते हैं और ये पूरे जो है 25-50 पेज होते हैं। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी हमारे जैसे लोगों ने भी जितनी बार लोन लिया उसको पढ़ा ही नहीं कभी, क्योंकि वो पढ़ने में नहीं आता। ऐसी टाइप की है वो, फ्रॉड है, एक्चुअली में वो फ्रॉड है। मैं आगे और बढ़ता हूँ और आनंद दीपान जी के पास में मैं आता हूँ। उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सब इतनी तेजी से आत्महत्याओं के बढ़ने का मतलब एक व्यापारी ने सामूहिक किया। गांव में मैं देखता हूँ कि एक महिला है, उसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ में कूद जाती है। वहां पर सामूहिक आत्महत्याएं जो हो रही हैं, वो महिला अपने सब बच्चों के साथ में, और उसके अंदर भी आर्थिक तंगी रहती है। तो ये जो देश बना है, ये जो नए भारत की तस्वीर है, इसके अंदर इतना ज्यादा डेस्परेशन क्यों है? इसमें मतलब क्या पॉलिसी पैरालिसिस है एकदम कि लोगों के पास में मतलब जो छोटा मोटा काम धंधा करना चाहे, मतलब सरकार नौकरी दे नहीं रही है ना? और जो है अगर कोई छोटा मोटा उद्यम करना चाहे तो उसकी शर्तें ऐसी हैं, उसकी लोन्स की, और मार्केट इस किस्म का बना हुआ है कि इसके अंदर बड़ा बड़े कॉर्पोरेट हावी हैं, कि वो मतलब रिपेमेंट वो नहीं कर पाता है। जो जिस परिवार के लोगों ने, व्यापारिक परिवार के लोगों ने आत्महत्या किया है, मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दरअसल ये नौ उदारवाद की जो नीति चलाई जा रही है, उसका यह अभी एक पहला अध्याय शुरू हुआ है जो दुखद है। आने वाले दिनों में इसमें और बहुत तरह के अध्याय जुड़ सकते हैं अगर इसको रोका नहीं गया। जैसा ने कहा कि 2018 के बाद से यह स्थिति और खराब हो गई है, वो सही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखेंगे कि 2022 में करीब 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया है। 2021 में इसका रेट 4% रहा है, लेकिन 2018 से 2022 के बीच में 27% के हिसाब से ये जो है सुसाइड का रेट बढ़ा है। और अगर दूसरे आंकड़े की तरफ देखें तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर करीब करीब 12 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, यह स्थिति है। अगर ग्लोबल पैमाने पर देखा जाए, क्योंकि ये नौ उदारवाद की नीतियों ने दुनिया को भी प्रभावित किया है और जो विकसित राष्ट्र हैं वहां भी उन्होंने प्रभावित किया है, लेकिन अगर ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो 1990 से 2016 के बीच में दुनिया के लेवल पर इसका जो आंकड़ा है वो 25.3% है, जबकि हिंदुस्तान में यह 36.6% के आसपास आता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको हमारे पैनलिस्ट लोगों ने, इंद्रजीत ने और बैंकिंग सेक्टर के साथी ने बड़े कहा, अच्छे तरीके से समझाया कि जो फाइनेंशियलाइजेशन जो हो रहा है यह बड़े ही संगठित तरीके से महाजनी सभ्यता को नए सिरे से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे कि जो हमारी जो आम आदमी की जो फाइनेंशियल सेविंग है नेशनल लेवल पर, वो जो है 2011-12 में जो 7.4% था, वह सेविंग घट करके आज की तारीख में 5.3% हो गया है। तो यह कुछ आंकड़े हैं जिसके आधार पर हम इस आत्महत्या की कहानी को, इसके अर्थशास्त्र को, राजनीतिक अर्थशास्त्र को, सामाजिक गति विज्ञान को समझ सकते हैं। अब आप ये देखें, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद से अपनी बात को थोड़ा सा जोड़ूंगा कि ये वही तबका है, जो व्यापारी तबका, जो 1990 में नौ उदारवाद की नीतियों का सबसे बड़ा प्रशंसक रहा है कि इसमें नए नए तरह के व्यापार के, उद्यम के अवसर निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल यह पूंजीवाद के जो आम धारणा थी कि हर आदमी को अपने व्यापार, अपने हुनर और अपने काबिलियत के हिसाब से व्यापार करने का मौका दिया जाए, ये कारपोरेट पूंजी और जो एक अधिकार पूंजी का जो वर्चस्व है उसे भी रोक रहा है। और दरअसल कोई भी आदमी जब कुछ पैसा ले करके, हजार करोड़, करोड़ की, कुछ करोड़ की पैसे ले करके वो मध्यम में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जब इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें 99% संभावना होती है कि उसकी जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है
बड़े बड़े इंडस्ट्री के सामने और जो संगठित पूंजी से जो व्यापार कर रहे हैं उनके सामने उनका टिक पाना नामुमकिन होता है। और इसका नतीजा ये होता है कि सेविंग नहीं होता है, व्यापार में जो हम कूदते हैं उस व्यापार में हम सफल नहीं हो पाते हैं और अंततः उस दुष्चक्र में फंस करके हम जो है आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का जो कारण समझ में आ रहा है, इसके कई तरह के पृष्ठभूमि अगर देखें तो एक तो बेरोजगारी है, दूसरा जो शहरी इलाके में जो आदमी अपने सांस्कृतिक रूप से कट रहा है, जो अपने सामाजिक रूप से कट रहा है, जैसे कि इंद्रजीत जी ने कहा है कि ये लोग देहरादून में चले गए थे। अगर आप देखें तो अपने व्यापारिक समुदाय से भी ये कटे हुए लोग हो जाते हैं, क्योंकि जब आदमी कोई लोन ले लेता है और बार बार उसे धमकी दिया जाता है तो अपनी इस बात को वह किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है। और ये जो पूंजीवाद का और नौ उदारवाद का जो बुलबुला दिखाई दे रहा है, यह बुलबुला केवल उस देहरादून और हरियाणा के परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जो नौ उदारवाद का बुलबुला है पूरे मध्यम वर्ग को ग्रसित किए हुए है। पूरा मध्यम वर्ग जो अपनी शानो शौकत दिखा रहा है, गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल है, ये सारी चीजें लोन पर हैं और सभी लोग इस कुचक्र में फंसे हुए हैं और इस दलदल में फंस करके वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यह एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में रूप धारण करेगा। हमारे साथी बैंकिंग साथी ने ठीक कहा, लेकिन अब हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वे बैंक भी आज की तारीख में बहुत हद तक प्राइवेट बैंकों की श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं। आज का जो सरकारी बैंकिंग सिस्टम है उसमें भी जो प्राइवेट पूंजी का जो निवेश है वह 49-50 का है। तो हम जिस सरकारी बैंकों में हम कभी महसूस करते थे कि इसमें हमारा इज्जत सुरक्षित है, हमारा पैसा सुरक्षित है, आज सरकारी बैंकों को भी प्राइवेट बैंकों की तरह से कर दिया गया है और ये नौ उदारवाद की नीति का नतीजा है और इसका एक राजनीतिक प्रोग्राम है। तो हमें लगता है कि इस अर्थशास्त्र को समझने के लिए अगर सुनीलम जी, मैं बाद में बात करूंगा या मैं थोड़ी सी अपनी बात कह दूं। दरअसल जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो मार्क्स ने एक बात कहा था कि जो तबका शुरू में फ्रांस के शासक वर्ग के साथ खड़ा होकर के उनके खिलाफ लड़ने वाले लोगों से लड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह जिंदगी के कसमकस से जुड़ता चला गया उसके अंदर ही जो है परिवर्तन की क्रांति की का भ्रूण जो है वो पैदा होने लगा और वह भ्रूण पैदा हुआ तो आप देखेंगे कि वही तबका जो है परिवर्तन का वाहक बना। तो हिंदुस्तान में भी लगभग वही परिस्थिति है। यह जो व्यापारी वर्ग है यह सबसे पहले नौ उदारवाद की नीतियों का प्रशंसक रहा है। यह जो है ये बंधक बैंक है, ये लोन जो दिए जाते थे उसका, प्राइवेटाइजेशन का और नए नए तरह के जो समझदार दिखाई दिए जा रहे थे उनका ये समर्थक था और इसका ध्वजवाहक बन करके सामने खड़ा हो रहा था। तो हमें ऐसा लगता है कि इनको भी समझना है और आने वाले दिनों में परिस्थितियां इनको समझाएंगी। लेकिन एक इसका जो कंप्लीट जो एक राजनीतिक विमर्श बनता है उस पर मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए। ट्रेड यूनियन के साथी हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए साथी हैं, व्यापारी वर्ग को भी इसमें लेकर के हमें लगता है कि इसी बहाने हम एक नए तरह की विमर्श की शुरुआत कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत कुछ संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। मैं उस शहीद परिवार को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहता हूं कि इतिहास में आपने जो शहादत दिया है वो व्यापारी वर्ग उस पर जरूर जो है चिंतन मनन करेगा और नए सिरे से सोचने की कोशिश करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो विस्तृत सैद्धांतिक विमर्श सामने लाया है, इस पर गंभीरता के साथ आगे इसको बढ़ाने की जरूरत है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी के पास। सोढ़ी जी, ये कौन सा भारत आप देख रहे हैं? देखिए, अभी हमारे 24 मई को नीति आयोग की बैठक हुई थी देश में और उसमें सरकार ने और नीति आयोग के जो सीईओ थे बीवी सुब्रमण्यम, उन्होंने बड़े ही जोरदारी के साथ ये ऐलान किया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 4 ट्रिलियन की हो गई है और हम जापान से भी 0.1% से थोड़ा कम से आगे हो गए। और
ऐसे ही रफ्तार चलती रही तो भारत जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बात यहीं पर रुकती नहीं है। जब इसकी गहराई में जाते हैं तो इन 10-12 सालों में जो सरकार ने और खासकर मोदी जी ने मेहनत की है, उसके जो फल हैं वो अब हमको हरियाणा जैसी घटनाओं में दिखने लग गए। आप देखिए कि जो उस समय जब 2013 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, तब हमारे कॉरपोरेट जो सबसे बड़े हैं, अडानी जी, उनकी संपत्ति जो थी $2.6 बिलियन, और जो एक साल में 2014 में 7 हो गए, यानी 22,001 करोड़ रुपए से एक साल में 60,000 संपत्ति उनकी बन गई। और यही हाल अंबानी जी का भी है और दूसरे कॉरपोरेट का भी है। सोचने की बात यह है कि जब 2014 में हमारी इकोनॉमी 1 की थी और आज जब 4.1 ट्रिलियन की हो रही है, यानी कि 2.3 जो बढ़ोतरी हुई है, इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 62 से 68% जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो सिर्फ कॉरपोरेट के हिस्से में हासिल हुई और बाकी जो है वो पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के हिस्से में आती है। और अभी जो IMF के आंकड़े वो हमको बताते हैं कि आज भारतवर्ष में 45% जनता ऐसी है जिसके पास कोई काम नहीं, 45%। बाकी जो 55% है उसमें सिर्फ 12% लोग ही नियमित काम कर पा रहे हैं और जिनकी आय महीने की 22,000 रुपए के आसपास है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? पूरे मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा का फ्लो जो है कॉरपोरेट की तरफ हो गया है। तो जब मार्केट में पैसा नहीं है तो मंदी छा रही है और दुकानों में जो खासकर जो व्यापारी है, आप देखिए चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक ही नहीं पहुंच रहा है। और जिनके पास जो पैसा है थोड़ा बहुत, वो जाके बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब में जाके पैसा खर्च कर रहे हैं। मोहल्ले के जो व्यापारी थे, जो थोड़े बहुत पूंजी से अपना व्यापार चला लेते थे, आज वहां पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो है घर घर में सामान पहुंचा दे रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा छोटा व्यापारी है उसको मैं आपको एक कोयला उद्योग का उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक जमाने में सूदखोरी बहुत होती थी। कोयला मजदूरों को जो बड़े बड़े सूदखोर होते थे, माफिया टाइप के लोग, वो उनको कर्जा दे देते थे और दारू में उनको रिक्त रखते थे हमेशा। तो 5-6 महीने, साल भर तक वो जो सूदखोर होते थे उनसे कभी पैसा नहीं मांगते थे। जब उनका ब्याज उस टाइम 10% प्रति माह, 40% प्रति माह तक होता था, तो जब वो एक साल में उस पूंजी से 4 गुना 5 गुना वो जब हो जाता था, तब वो वसूली के लिए पहुंचता था कि मेरा ब्याज दो, तो वो उसके मूलधन से कई गुना ज्यादा होता था। यही हालत जो है, एक जमाने में बैंकों से लोन लेना बड़ा कठिन था आम आदमी का, लेकिन आज आप सोचिए और आपके घर में कार आ जाती है, आपके घर में लोन आ जाता है, आपको फोन करके बोला जाता है आपको लोन चाहिए, हम दे देंगे। लेकिन जितना आसान ये है, उसके ऊपर जब धंधा करना जो है मार्केट में, उतना ही ज्यादा कठिन है। और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे इस अर्थव्यवस्था की कि हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को, एक तो 80 करोड़ से ज्यादा लोग तो आज मुफ्त के राशन पर टिके हैं, यदि उनको नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे। और रोजगार की ये स्थिति है, ये जो हमने 62 से 68% जो इकोनॉमी का हिस्सा कॉरपोरेट को दिया, उससे जो रोजगार पैदा नहीं हुए, टोटल जो रोजगार पैदा किए प्राइवेट ने, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि प्राइवेट के द्वारा, अंबानी के द्वारा आज तक में 3,48,000 रोजगार पैदा किए गए। मात्र 119 बिलियन की संपत्ति है उनके पास, और अडानी ने 46,000 रोजगार पैदा किए। सबसे बड़ा रोजगार जो पैदा करते थे पब्लिक सेक्टर,
जहां पर 2014 में ये हालत थी कि 17 लाख से अधिक रोजगार जो थे वो पब्लिक सेक्टर देता था, आज वो 7 लाख तक सिमट कर आ गया है। तो इसका असर मार्केट में हो रहा है, मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से जो व्यापार कठिन होते जा रहा है। और जी सर। एक उदाहरण मैं लास्ट में देता हूं। आप पहले टैक्सी चला के अपना गुजारा कर लेते थे, आज आपको टैक्सी चलानी है तो ओला में आप शामिल कीजिए टैक्सी को। आप यदि डंपर ले लेते हैं तो डंपर को आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है, जो बड़े बड़े ठेका लेते हैं, उसमें आप अपना डंपर चलाइए, आप अपनी टैक्सी चलाइए, उसका मेंटेनेंस कीजिए, और उसके बाद आपको उतना ही लाभ होगा जितना कि एक ड्राइवर को होता है। तो ये स्थिति आज हो गई है। तो इस स्थिति में ये सब घटनाएं जो है वो तो एक शुरुआत है, जैसा हमारे आनंद जी ने कहा, अभी और भी भयानक परिस्थितियां देखने के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आज जिस भारत की तस्वीर उभर के आ रही है सामने, वो जो हमारा खुशहाल भारत हुआ करता था, सोने की चिड़िया भारत हुआ करता था, अतीत में भी हम लोग खो करके आनंदित हो लिया करते थे, आज वह भारत हमारा अवसादग्रस्त हो गया है। और वह अवसादग्रस्तता युवाओं में है, महिलाओं में है, किसानों में है, मजदूरों में है, राजनीतिक क्षेत्रों में भी है। और ये इस अवसाद की ही स्थिति है कि आज हमारा शासक प्रशासक भी झूठे दीने हाथ करके और अपने पराजय पर भी अपना एक जय का शंखनाद करता है, रैलियां निकालता है। लेकिन सच यह है कि सब के सब अवसादग्रस्त हैं, और यह अवसादग्रस्तता हमें हमारे आत्महत्या तक ले जाती है, जबकि बहुत ही दुखद है। निश्चित रूप से इस समय एक मानसिक इलाज की आवश्यकता है, और देश को संपन्नता का सपना दिखाने की आवश्यकता है, संपन्नता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। ये केवल सपना दिखाने से काम नहीं चलेगा। तो आज के दिन आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर हम फिर और भी आगे कि आखिर ये हमारा भारत फिर उस स्थिति को ये कैसे प्राप्त कर पाएगा जिसमें हमारी खुशहाली थी, जिसमें हमारी संपन्नता थी, जिसमें हमारी एक प्रसन्नता थी। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सूरी जी।